फाइल को सब्सक्राइब करें। सोशल चैट में शेयर किए जाएंगे। अब मैं नेहा मैम से विनती करूंगी कि इस वेबिनार को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर केशा। मैं डॉक्टर नेहा सिंह मंदाड़े, भारतीय एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट महिला सेल लातूर जिले से आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं उप समन्वयक हूँ इस संगठन की, और आज हम ये शाम जो कार्यक्रम के लिए मौजूद हुए हैं वो है रोल ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट इन आर्थराइटिस। एक फिजियोथेरेपिस्ट की भूमिका आर्थराइटिस में किस प्रकार की जाती है या किस प्रकार हमें काम आता है। हमारे साथ आज के दो मुख्य स्पीकर्स हैं, गेस्ट स्पीकर्स, डॉक्टर गौरव भटनागर सर और डॉक्टर अभिषेक बंगीरा सर। हेलो मैम। हेलो सर, वेलकम टू द वेबिनार, ऑनलाइन वेबिनार। यस मैम। हम इस पूरे वेबिनार के द्वारा हम ये कोशिश करेंगे जानने की कि फिजियोथेरेपिस्ट का रोल अर्थराइटिस में क्या होता है। वेबिनार के आखिरी में आप सभी का जो भी प्रश्न हो वो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। यह शो लाइव यूट्यूब पे भी चल रहा है। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस होंगे तो आप यूट्यूब पर भी हमसे पूछ सकते हैं, जो कि हम ये पूरे वेबिनार के आखिरी में पूछेंगे हमारे स्पीकर्स से। तो मैं स्वागत करती हूँ हमारे दोनों स्पीकर्स का आज के। डॉक्टर गौरव भटनागर सर। डॉक्टर गौरव भटनागर सर प्रोफेसर के तौर पे MIP इंस्टीट्यूट में काम करते हैं लातूर में। वह एक MUHS लेवल के अप्रूव्ड प्रोफेसर हैं। सर का मास्टर्स ऑफ फिजियोथेरेपी इन ऑर्थोपेडिक्स में हुआ है इंदौर से। सर, वी वेलकम यू एंड थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। यस सर। थैंक यू सर, आप शुरू कर सकते हैं आपके प्रेजेंटेशन सर। थैंक यू। हाँ मैम, आपको स्लाइड दिख रहा है मैम? यस सर। या ओके। सो गुड इवनिंग delegates, organizers, for inviting me as a resource person. Myself, Professor Dr. Gaurav Bhatnagar. Right now I am affiliated in Maharashtra Institute of Physiotherapy Latur. और सबसे बड़ी बात है, आज का हमारा जो टॉक है वो हिंदी में होने वाला है। तो हिंदी एक कॉमन लैंग्वेज है जिसको बहुत से लोग समझ सकते हैं, और ये टेलीकास्ट शायद पूरे इंडिया में जा रहा होगा वाया यूट्यूब। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको सुने और लाभान्वित हो। तो आज का हम प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है आर्थराइटिस में फिजियोथेरेपी की भूमिका। हम सब ये जानना चाहेंगे बेसिकली कि आर्थराइटिस है क्या। एक ऐसी स्थिति है, रोग है जिसमें एक या एक से ज्यादा जोड़ों में सूजन और दर्द होता है। इसे गठिया, संधिशोथ, संधिवात के नाम से भी जाना जाता है। ये शरीर के कई जोड़ों को प्रभावित कर सकता है। आमतौर पर वृद्धावस्था में होता है, लेकिन कई बार यह समस्या बच्चों और टीनेजर्स व युवाओं में भी देखी जाती है। आर्थराइटिस के दो मुख्य प्रकार ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। आपकी जानकारी के लिए हमने कुछ प्रकार यहाँ पे दर्शाए हैं। अपक्षीय जोड़ का रोग जिसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस, सर्वाइकल आर्थराइटिस आता है। ऑटोइम्यून दैट इज स्वतः प्रतिरक्षा जोड़ का रोग, इसमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस, सोरियाटिक आर्थराइटिस,
आता है उपापचयी जोड़ का रोग, जिसमें गठिया रूपी आर्थराइटिस आता है। सबसे आम आर्थराइटिस ऑस्टियोआर्थराइटिस है। ये एक अपक्षीय जोड़ रोग है जिसमें वह एक्सक्यूज मी उपस्थिति सर, जो सॉरी टू या इंटरप्ट सर, या आपका मैम, स्लाइड आगे मूव नहीं हो रहा है सर। जस्ट अ मिनट मैडम। यस सर। या नाउ? हाँ सर, यस, ओके, हाँ, मैंने थैंक यू। फुल स्क्रीन, यस। सो कई प्रकार के आर्थराइटिस, जैसे अपक्षीय जोड़ का रोग जिसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस, सर्वाइकल आर्थराइटिस आता है। स्वतः प्रतिरक्षा ऑटोइम्यून जोड़ का रोग जिसमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस, सोरियाटिक आर्थराइटिस है। उपापचयी जोड़ का रोग गठिया रूपी आर्थराइटिस, जैसे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। हम संक्षिप्त में इन आर्थराइटिस के बारे में जानेंगे, फिर हमारा मेन जो फोकस होगा वो फिजियोथेरेपी का उपयोग इस बीमारी को दूर करने के लिए कैसे होता है, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में बताना चाहता हूँ। यह अपक्षीय जोड़ रोग है जिसमें वह उपास्थि जो जोड़ की हड्डियों की छोर के आवरण के रूप में कार्य करती है, उसका क्षय हो जाता है, वो घिस जाती है, जिससे दर्द व हड्डियों का आघात होता है, क्योंकि हड्डियों की एक दूसरे से रगड़ प्रारंभ हो जाती है। यह गठिया का सबसे आम रूप है। ये ज्यादातर लार्ज जॉइंट्स में होता है। वेट बेरिंग जॉइंट्स ज्यादा अफेक्ट होते हैं। दूसरा कॉमन रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, जो 20 से 70 साल की आयु वालों में देखा जाता है। ये छोटे जोड़ों में ज्यादा पाया जाता है। सुबह की जकड़न के साथ हाथों के छोटे जोड़ों का दर्द और सूजन, और घुटने, कोहनी और कंधों जैसे बड़े जोड़ों को भी प्रभावित कर सकता है। और यदि अनुपचारित हो तो हाथों की विकृति भी हो सकती है। इसका नैदानिक परीक्षण में सीआरपी पॉजिटिव रूमेटॉइड फैक्टर या एंटी सीसीपी-एबी टेस्ट अवेलेबल है। एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलोसिस 15 से 40 साल की उम्र के लोगों में ज्यादा पाया जाता है। आमतौर पर पुरुष प्रभावित होते हैं। पीठ के निचले हिस्से में रात के दूसरे भाग में लंबे समय तक आराम करने से दर्द होता है, और जैसे ही गतिविधियां हम शुरू करते हैं उसमें सुधार होता जाता है। कुछ बड़े जोड़ों में दर्द और सूजन भी होती है। ऐसे मरीजों में HLA-B27 90% हो सकता है। फिर एक बीमारी जो आर्थराइटिस में गाउट, ये 50 साल या उससे ज्यादा के उम्र के लोगों में देखा जाता है। आमतौर पर बुजुर्ग पुरुषों में होती है और तीव्र या पुरानी हो सकती है। तीव्र गाउट पैर की बड़ी उंगली के गोलों को प्रभावित करता है, जो बेहद सूजन वाला, लाल और दर्दनाक हो सकता है, और बुखार भी आ सकता है। गाउट जोड़ में यूरेट क्रिस्टल जमा होने के कारण होता है। एसएलई प्रणालीगत ल्यूपस एरिथ्रोमेटोसिस 2 से 40 साल की उम्र के लोगों में देखा जा सकता है। इसमें बहुअंग रोग जिसमें चेहरे पर चकत्ते, सूरज की रोशनी की वजह से चकत्ते, जोड़ों में दर्द, खून की कमी, गुर्दे में खराबी, फेफड़े और हृदय की समस्याएं हो सकती हैं। तो हम जानना चाहेंगे कि आर्थराइटिस के प्रमुख लक्षण क्या हैं। तो सबसे प्रमुख लक्षण जोड़ों में दर्द, जकड़न, सूजन, मरीज के प्रभावित अंग लाल पड़ जाते हैं, चलने फिरने में दिक्कत होता है। कई लोगों में गठिया के लक्षण सुबह सवेरे ज्यादा प्रभावित करते हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस से तो व्यक्ति को ज्यादा थकान लगती है, हाथ पैर में गांठ बन जाती है, सीढ़ियां चढ़ना, बालों में कंघी करना या रोजमर्रा के काम करना भी मुश्किल हो जाता है।
गठिया होने के कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं। आनुवंशिकता हो सकता है, वायरल या इन्फेक्शन, पेस्टिसाइड्स के कांटेक्ट में आने से हो सकता है, विटामिन डी की कमी, एयर पोल्यूशन, स्मोकिंग, ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए ज़्यादा वजन होना, वो भी रिस्क फैक्टर है। तो आप लोग ये जानना चाहेंगे कि गठिया का इलाज क्या है? तो चिकित्सा उपचार जिसमें स्टेरॉइड, बट ये कम अवधि और कम खुराक में लिया जाए तो उपयोगी होता है। अगर लंबे समय के लिए स्टेरॉइड दिया जाए तो उसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे उच्च रक्तचाप, मधुमेह के विकास या बिगड़ने, पेट के अल्सर, हड्डियों में ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। एनसैड्स कम अवधि के लिए ये ठीक है, बट अगर ज़्यादा अवधि के लिए दिया जाए तो इसमें काफ़ी साइड इफेक्ट्स होते हैं। देन डीएमआरडीएस, डिमार्ट्स, उसके भी साइड इफेक्ट्स होते हैं। फिर एक अदर टाइप का उपचार है जो शल्य चिकित्सा, जिसको हम सर्जरी कहते हैं। इसमें जॉइंट रिप्लेसमेंट्स आते हैं। बट आज का हमारा मेन फोकस भौतिक उपचार या फिजियोथेरेपी उपचार है। उपचार का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा शारीरिक थेरेपी और गतिशील एक्सरसाइज है। इसमें बिना दवा, सिर्फ व्यायाम के द्वारा और मशीनों के द्वारा इलाज किया जाता है। इसके साइड इफेक्ट्स भी नहीं है। जैसे कि मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया कि दवाई खाने से ज़्यादा लंबे समय तक अगर आप दवाई का सेवन कर रहे हैं तो आपको कितने साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो फिजियोथेरेपी का मुख्य उद्देश्य है दर्द को नियंत्रित करना। इसमें कई तरह के व्यायाम एंड इलेक्ट्रोथेरेपी मॉडलिटीज आते हैं। जोड़ की गतिशीलता में वृद्धि कई तरीकों से की जाती है, जिसमें मुख्य स्ट्रेचिंग, जॉइंट मोबिलाइजेशंस होते हैं। मांसपेशियों की ताकत में बढ़ोतरी फिजियोथेरेपी द्वारा संभव है। उचित पोस्चर, वजन पर नियंत्रण, संतुलित आहार, रोगी शिक्षण। तो बिना दवाई के आप फिजियोथेरेपी उपचार का लाभ उठा सकते हैं और दवाइयों के साइड इफेक्ट से आपको बचा जा सकता है। तो कुछ संक्षिप्त में मैं आपको मॉडलिटीज जो फिजियोथेरेपी में या भौतिक उपचार थेरेपी में काम आते हैं, उसमें से इलेक्ट्रोथेरेपी है, जैसे कि आईएफटी, इंटरफेरेंशियल थेरेपी, ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन। ये दर्द के जो सिग्नल होते हैं उनको ब्लॉक कर देता है। ईएमएस, अल्ट्रासोनिक फिजियोथेरेपी मशीन, इसके द्वारा भी आर्थराइटिस के दर्द को कम किया जा सकता है। अल्ट्रासोनिक में थर्मल, नॉन थर्मल दोनों तरह से ट्रीटमेंट उपलब्ध है। तो अपने फिजियोथेरेपी की सलाह पे ही आप ट्रीटमेंट लें। ये रक्त प्रवाह को बढ़ाता है, दर्द कम करता है। आपने कॉमनली देखा होगा कि कोल्ड पैक का उपयोग भी किया जाता है आर्थराइटिस में। ताप चिकित्सा का भी प्रयोग किया जाता है। बट सबके मन में ये सवाल होगा कि ये कब लगाना है, कब ठंडा, कब गरम? तो सिकाई करने के नियम हैं। मुख्य तौर पर ठंडी सिकाई या गरम सिकाई करने के 3 अहम नियम होते हैं और उन्हीं के आधार पर हमें ये तय करना होता है कि कैसी सिकाई करनी है। जैसे कि दर्द कितना पुराना है, सूजन कितनी है, चोट वाली जगह का तापमान क्या है, यानी त्वचा गर्म है या फिर ठंडी पड़ गई है। यदि त्वचा गर्म महसूस हो रही है, तो ठंडी सिकाई की जाती है और यदि गर्म है
हाँ, ठंडी पड़ गई है तो गर्म सिकाई की जाती है, गर्म है तो ठंडी। तो आप जितनी देर तक आप इसे सहन कर सकें उतनी देर तक करें। जैसे 15 सेकंड या 40 सेकंड के बाद एक स्थान से आइस पैक को हटाकर दूसरे स्थान पर रख दें। ऐसा कम से कम 10 से 15 मिनट करें। तो आप अपने हिसाब से हथेली के ज़रिए ये चेक कर सकते हैं कि जिस जगह सूजन है वो ठंडी है या गर्म, उसी हिसाब से आइस पैक और हॉट वाटर बैग का इस्तेमाल करें। यदि आपको त्वचा गर्म लग रही है तो आइस पैक का इस्तेमाल करें, और यदि ठंडी है तो यू कैन यूज़ हॉट वाटर बैग। बट उचित सलाह आप अपने जो नज़दीकी फिजियोथेरेपी सेंटर है, वहाँ जाके आप उचित सलाह लीजिए। खुद से आप शिकायत नहीं करिए, उनके मार्गदर्शन में ही करना ज़रूरी है। जोड़ की गतिशीलता में वृद्धि। आर्थराइटिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें जोड़ की गतिशीलता में कमी आ जाती है, जिसको हम रेंज ऑफ मोशन बोलते हैं, वो रिड्यूस हो जाता है। स्ट्रेचिंग एंड जॉइंट मोबिलाइजेशन 2 तरह की थेरेपी हैं जिससे रेंज ऑफ मोशन बढ़ सकता है। स्ट्रेचिंग, प्रत्येक स्ट्रेच को 15 से 30 सेकंड तक रखना चाहिए और 2 से 4 बार दोहराया जाना चाहिए। जॉइंट मोबिलाइजेशन फिजियोथेरेपी फिजियोथेरेपिस्ट के पास ही जाके करना चाहिए। फिजियोथेरेपी में एक अनदर टेक्निक है जॉइंट मोबिलाइजेशन, जिससे दर्द को कम करने और संयुक्त जॉइंट प्ले सुधार हेतु प्रयोग में लिया जाता है। किसी भी अनावश्यक चोट से बचने हेतु इन्हें एक योग्य चिकित्सक द्वारा, फिजियोथेरेपिस्ट द्वारा ही किया जाना चाहिए। इससे जॉइंट की रेंज इम्प्रूव होता है। आर्थराइटिस में एक सामान्य प्रॉब्लम है कि मांसपेशियों की ताकत में कमी, जिससे जॉइंट में और घर्षण होता है, जोड़ों में घर्षण होता है। इसलिए मांसपेशियों में ताकत बढ़ाना भी ज़रूरी है। सही से फिजियोथेरेपी की जाए तो मांसपेशियों में ताकत आ सकती है, जिससे जॉइंट्स में घर्षण कम होता है। घुटने का गठिया के लिए क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग्स की ट्रेनिंग लेना सबसे लाभकारी साबित हो सकता है। तो मांसपेशियों में ताकत बहुत ज़रूरी है और आप फिजियोथेरेपी सेंटर में जाके फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह से ही एक्सरसाइज करें, उनके मार्गदर्शन में ही करें। वो आपके लिए ज़्यादा लाभ देगा आपको। मांसपेशियों में ताकत बढ़ाने के लिए थेराबैंड्स का इस्तेमाल किया जाता है, वेट कप्स का इस्तेमाल किया जाता है। विभिन्न जोड़ों के मांसपेशियों के लिए व्यायाम दर्शाए गए हैं। कृपया अपने फिजियोथेरेपिस्ट के मार्गदर्शन में करें। जैसे कि मैंने आपको बताया था, घुटने के आर्थराइटिस के लिए हैमस्ट्रिंग, क्वाड्रिसेप्स की स्ट्रेचिंग एंड स्ट्रेंथनिंग ज़रूरी है। तो वो थेराबैंड के उपयोग से माध्यम से की जा सकती है, वेट कफ के माध्यम से भी की जा सकती है। इसी प्रकार से कूल्हे की गठिया के लिए आप व्यायाम कर सकते हैं अपने फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह से। हाथ की गठिया के लिए भी व्यायाम उपलब्ध हैं। व्यायाम करने के जैसे ओ साइन बनाना है, मुट्ठी बनाना, मुट्ठी की ताकत बढ़ाना, उँगलियों का स्ट्रेचिंग करना, इससे आपको दर्द में राहत मिलेगा। जोड़ों का जो गतिशीलता है वो निरंतर बनी रहेगी। तो आप अपने फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह लेकर ये एक्सरसाइज कर सकते हैं, उनके मार्गदर्शन में ही करें।
आर्थराइटिस में प्रोप्रियोसेप्शन का भी कमी हो जाता है जॉइंट में। तो आप फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह से आप प्रोप्रियोसेप्टिव एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। ये जो व्यायाम है, ये आपके जोड़ों को घर्षण से बचाता है। उनकी गति, स्थिति, भार जैसे विशेष गतिक मापदंडों का पता लगाकर वो आर्थराइटिस के प्रोग्रेस को कम कर सकता है। अनदर एक थेरेपी है जलीय चिकित्सा, एक्वेटिक थेरेपी। एक्वेटिक थेरेपी एक्सरसाइज का एक स्पेशल सेट है जिसे प्रशिक्षित फिजियोथेरेपिस्ट गुनगुने पानी के पूल में अभ्यास करवाते हैं। तापमान 35 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रखा जाता है, उससे रक्त प्रवाह बढ़ता है, दर्द कम होता है, जो जॉइंट पे फोर्स आता है वो पानी में कसरत करने से कम होता है, उससे आसानी से एक्सरसाइज की जा सकती है। कई तरह के वेट कप्स या वजन उपलब्ध हैं जो पानी में पहनकर मांसपेशियों की कसरत की जा सकती है, ताकत बढ़ाई जा सकती है। तो आप जैसे कि आपके सामने पिक्चर है, इसमें देख सकते हैं घुटने का व्यायाम, कूल्हे का व्यायाम हो रहा है। तो इस प्रकार से एक्वेटिक थेरेपी के जरिए भी इलाज संभव है। न्यूरोमस्कुलर व्यायाम, जिसमें कि कई तरह के बैलेंस एक्सरसाइज भी हैं, ताकत बढ़ाने की एक्सरसाइज भी हैं, वो की जा सकती हैं। तो आप फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह से ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये आपकी मांसपेशियों में ताकत बना के रखेगा। तो उचित सलाह मार्गदर्शन से ही ये एक्सरसाइज करें। आजकल हम काइनेसियोलॉजी टेपिंग का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। ये भी दर्द कम करने में सहायक है। अगर हम घुटने के आर्थराइटिस के बारे में बात करें, तो एक रिस्क फैक्टर जो था वो आपका वजन भी है। अगर आपको आर्थराइटिस की समस्या है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपना वजन नियंत्रित कर लें। वजन के बढ़ने से जॉइंट्स पेन बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एक स्टडी के मुताबिक अगर बॉडी का 1 किलो वजन बढ़ता है, तो इससे जॉइंट में ये 4 किलो माना जाता है। ये कार्टिलेज को डैमेज करता है, उसका मुख्य कारण है। तो वजन पर नियंत्रण के लिए व्यायाम बहुत ज़रूरी है, वॉकिंग ज़रूरी है। तो आप अपने फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह से आप ये व्यायाम कर सकते हैं। डायटीशियन की मदद से डाइट भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो वजन पर नियंत्रण बहुत ज़रूरी है आर्थराइटिस में। जिनको आर्थराइटिस है उनको चोट से भी बचना चाहिए, वैसे सबको बचना चाहिए, बट आर्थराइटिस है तो छोटी-सी चोट भी घातक हो सकती है। इसलिए हर रोज़ सावधानी बरतनी ज़रूरी है और दीवार से टकराना या फिर गिरना बहुत ज़्यादा समस्या पैदा कर सकता है। तो जितना संभव हो सके आप चोट से बचें। संतुलित आहार, आर्थराइटिस के मरीजों को विशेषज्ञ की देखरेख में संतुलित आहार लेना चाहिए। कैल्शियम और विटामिन डी की कमी बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए, जिससे जोड़ों के दर्द को आराम मिल सके। एक्सरसाइज के साथ-साथ आप डाइट चार्ट भी बनवा लें, ताकि आप अपना वजन कंट्रोल कर सकें। स्वस्थ आहार शरीर को कई तरह की समस्याओं से बचाता है। मेरे कुछ स्लाइड्स बचे हैं आपके लिए। आपके कोई प्रश्न हो तो आप लिख के रख लीजिएगा। गठिया ना हो, इसके 11 उपाय। अपने जोड़ों को चोट लगने से बचाएं, गलत तरीके से उठने बैठने और सोने से बचें,
मोटापे से बचें, स्मोकिंग ना करें, कैल्शियम और विटामिन डी युक्त डाइट लें, ज़्यादा सॉफ्ट बिस्तर का इस्तेमाल ना करें, हफ्ते में 5 दिन 30 मिनट फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर करें, अपने आसपास साफ-सफाई रखें, स्ट्रेस से बचें, योगा करें, पूरी नींद लें और आपको कोई भी तकलीफ हो तो आप तुरंत अपने नज़दीकी फिजियोथेरेपी सेंटर में जाके फिजियोथेरेपिस्ट से संपर्क करें। जोड़ों में दर्द और शरीर में अकड़न होने पर फिजियोथेरेपी डॉक्टर को दिखाएँ। कोशिश करें कि दिनचर्या नियमित रहे, डॉक्टर की सलाह पर नियमित व्यायाम करें, नियमित टहलें और एक्सरसाइज करें। सीढ़ियाँ चढ़ते समय छड़ी का इस्तेमाल करें, ठंडी हवा, नमी वाली जगह और ठंडे पानी के संपर्क में ना रहें, घुटने के दर्द में पालती मारकर ना बैठें। धन्यवाद। मैडम थैंक यू सर। कोई प्रश्न? हाँ सर, प्रश्न हम एक्चुअली एट द हाँ, एंड ऑफ बोलिए। सेशन में ले लेंगे सर जब। चलेगा, आई एम ऑनलाइन ओनली, या यस यस, थैंक यू सर। वेलकम। हम अब आगे बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा तरीके से डॉक्टर गौरव जी ने हमें एक्सप्लेन किया कि फिजियोथेरेपिस्ट की भूमिका किस प्रकार होती है अर्थराइटिस में। आज का जो यह कार्यक्रम है वो वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे, जैसे कि जागतिक फिजियोथेरेपी दिवस के अवसर पर आयोजित किया गया है। हम आईएपी वुमेन सेल के माध्यम से इस चीज को, इस वेबिनार को हमने ऑर्गेनाइज किया है। आईएपी एक गैर लाभकारी, गैर सरकारी संगठन है जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फिजियोथेरेपी पेशे का प्रतिनिधित्व करता है। इसकी स्थापना 1955 में की गई थी। यह विश्व फिजियोथेरेपी का सदस्य है जो फिजियोथेरेपिस्ट की प्रतिनिधित्व करने वाला एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है। आईएपी में 50,000 से भी ज्यादा रजिस्टर्ड फिजियोथेरेपिस्ट मेंबर्स हैं और 300 से अधिक मेंबर इंस्टीट्यूट्स हैं। डॉक्टर संजीव झा सर आईएपी के प्रमुख हैं। इस संगठन के अंतर्गत हमारे पास आईएपी महिला सेल, आईएपी वुमेन सेल की राष्ट्रीय प्रमुख डॉक्टर रुचि वार्ष्णेय जी हैं। इसके 5 जोन हैं, जो कि वेस्ट जोन की है डॉक्टर पूजा कामले जी हैं। आईएपी वुमेन सेल की राज्य टीम में की प्रमुख डॉक्टर सुवर्णा गणवीर मैम है। राज्य संयुक्त समन्वयक डॉक्टर स्नेहल पटेल जी हैं। उप समन्वयक डॉक्टर उत्तरा मोहन जी, डॉक्टर निराली सांघवी जी और डॉक्टर प्रिया कारंडी जी हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं अपनी दूसरे लेक्चर की ओर, जो कि डॉक्टर अभिषेक बंगेरा सर आगे बढ़ाएंगे इस कार्यक्रम को। डॉक्टर अभिषेक बंगेरा सर मुंबई के एक परामर्शदाता फिजियोथेरेपिस्ट हैं जो रोगियों तथा उनके मरीजों को यथासंभव स्वतंत्र रखने की विचारधारा का अभ्यास करते हैं। उनके काम में मुख्य रूप से मैदान के अंदर और बाहर खेल की चोटों से निपटना शामिल है और उन्होंने अपनी टीम के साथ आज तक कई अल्ट्रा मैराथन और साइक्लोथॉन के लिए फिजियोथेरेपी सहायता प्रदान की है। वह उद्योगों और उनके श्रमिकों, कर्मचारियों के लिए भी एक सलाहकार रहे हैं, जैसे कि हम उसको वर्क अर्गोनॉमिक्स और वर्क स्टेशन मूल्यांकन के माध्यम से मार्गदर्शन वह करते आए हैं। डॉक्टर अभिषेक सर, ओवर टू यू। थैंक यू। इवनिंग। थैंक यू डॉक्टर नेहा एंड डॉक्टर गौरव। आप लोगों का हिंदी देख के अब मुझे शर्म आ रहा है कि मैं वैसा तो हिंदी बात नहीं कर पाऊंगा, बट कोशिश करूंगा जितना होता है मेरे से। सो पहले से ही माफी अगर मैं आपके एक्सपेक्टेशन से हिंदी के मामले में नहीं उतर पाऊंगा। ठीक है। अच्छा, पहला क्वेश्चन मेरा पार्टिसिपेंट से है कि आप में से कितने लोगों को फिलहाल जब आप ये लेक्चर सुन रहे हैं आर्थराइटिस का तकलीफ है, और जो डॉक्टर गौरव ने इतने सारे एग्जांपल्स दिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्थराइटिस के, आप लोगों को कौन से आर्थराइटिस है? आप जरा मैसेज कर पाएंगे हमें चैट के थ्रू? नेहा, कैन यू सी द चैट बिकॉज़ आई कांट सी देम टाइपिंग? यस सर, वी कैन सी।
So commonly OA is the answer that they are having osteoarthritis, and So ये normal two find, are हाँ, also having RA. Yes, sir. ओके, RA एंड OA, ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ये नॉर्मली कॉमन चीजें हैं जो काफी लोगों में पाया जाता है। दूसरे आर्थराइटिस का फिर भी कम परसेंटेज में लोगों में मिलता है। तो हम प्रीडोमिनेटली हम OA के बारे में बात करेंगे, ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात करेंगे। अब मुझे बताइए, आपको पेन जब होता है, कोई तकलीफ देने वाला काम, कोई तकलीफ देने वाला पोस्चर रहे, तो तभी का तभी फील होगा, बराबर है। अगर लगेगा, हमें मार लगेगी, कट होएगा, कुछ गर्म चीजों को आप हाथ लगाएंगे, दर्द कब महसूस होने वाला है आपको? तुरंत होगा। बॉडी को ऐसे डिलेड रिएक्शन, देरी बाद नहीं समझ में आने वाला है कि कुछ तो आपको तकलीफ दे रहा है। वैसे ही कोई ना कोई काम काज रहेगा या कोई ना कोई पोस्चर रहेगा जो 15 मिनट में रहने के बाद आपको तकलीफ दे या आधे घंटे रहने के बाद आपको तकलीफ दे। तो ये टाइम जो रहता है वो एक फैक्टर रह सकता है, कोई काम काज फैक्टर रह सकता है, कोई पोस्चर फैक्टर रह सकता है जिसकी वजह से आपको तकलीफ ज्यादा लगे। तो आपको वो सबसे पहले समझ के लेना जरूरी है कि आपका ट्रिगर बोलते हैं हम लोग, कि किसके वजह से आपका तकलीफ बढ़ता है। जब आप वो समझ के लेंगे तो आप उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं, आप उसमें थोड़ा सा चेंजेस ला सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो भी काम काज है, या जैसे डॉक्टर गौरव ने बोला, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोला, डाइट, न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जिन लोगों का ज्यादा केमिकल एस्पेक्ट वाला पेन है, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस रहे, इन्फेक्टिव आर्थराइटिस रहे, जुवेनाइल आर्थराइटिस रहे, ये सब में जब डाइट प्लेज अ वेरी मेजर रोल। ओके, सो हमें क्या करना है, समझ के लेना है कि हमारे शरीर को क्या सूट करता है और हमारे शरीर को क्या सूट नहीं करता है। जिनको ज्यादा केमिकल एस्पेक्ट है, न्यूट्रिशनल चीजों के वजह से अगर आपका आर्थराइटिस में ज्यादा तकलीफ आता है, एक मेडिकल न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाके आप प्रॉपर कंसल्टेशन टाइमली फॉलोअप के साथ अगर लेंगे, वो आपको एज अ ओवरऑल आपका ट्रीटमेंट में ज्यादा हेल्प करेगा, बिसाइड्स जस्ट फिजियोथेरेपी लेने। कमिंग बैक टू ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिसमें आपको जोड़ों का दर्द वगैरह होता है, कोई ना कोई कामकाज में होता है, ज्यादा करके जब सर्जरीज के लिए जाते हैं कि आपका जॉइंट को रिप्लेस किया जाता है पार्शली या कंप्लीटली, तो वो सब चीजों में आप उसको अवॉइड कर सकते हैं अगर आपने टाइमली उसको एड्रेस किया फिजियोथेरेपी से। तो अभी हमें उसमें क्या करना है, आप जब जाएंगे एक फिजियोथेरेपिस्ट के पास, वो आप जनरल एक्सरसाइजेस तो देंगे जरूर, लेकिन आपको किस में ज्यादा फर्क पड़ेगा। जब आप कोई एक एग्जांपल देता हूँ, अगर आप एक ड्रेस लेने गए कोई दुकान में, और अगर आप रेडीमेड कपड़ा लेते हैं जो ऑलरेडी सिया हुआ है, और दूसरा आप एक दर्जी के पास जाके सिलवा के लेते हैं, किसमें ज्यादा बेटर फिटिंग होएगा, कौन सा कपड़ा आपके शरीर को ज्यादा परफेक्ट बैठेगा? जो दर्जी के पास किया गया है वही, क्योंकि वो आपके शरीर के हिसाब से आपको सिलवा के दिया गया। वैसे ही जब आप ट्रीटमेंट लेने जाते हैं किधर भी, तो आपको जब वो फिजियोथेरेपिस्ट जांचेंगे, परखेंगे, आपका जो भी प्रॉब्लम्स है, मुझे ये हालचाली में तकलीफ होता है, मुझे वो हालचाली में तकलीफ होता है, मुझे 100% में 50% पेन होता है, मुझे 100% में 80% पेन होता है। अगर आपको दोनों घुटने में तकलीफ है, दोनों घुटने में ऑस्टियोआर्थराइटिस है, लेकिन एक में कम है, एक में ज्यादा है, सो दोनों के लिए सेम एक्सरसाइज तो नहीं देंगे, एक के लिए शायद ज्यादा देंगे या अलग ट्रीटमेंट देंगे और इसके लिए शायद अलग। तो वो स्पेसिफिक होना जरूरी है दोनों जोड़ों के लिए भी। कभी कभी दोनों के लिए सेम एक्सरसाइज काम आ जाएगा, बट कभी कभी नहीं भी आता। तो वो जांचना परखना और आपके लिए एक टेलर मेड ट्रीटमेंट पे अराइव होना, पे आना, एक फिजियोथेरेपिस्ट का काम है, जो आपके नजदीकी फिजियोथेरेपिस्ट में कोई भी आपको बराबर से गाइड करेंगे। आज का मेन प्रॉब्लम, आज के जमाने का मेन प्रॉब्लम ये है कि ऑनलाइन इतना सारा इंटरनेट की वजह से मिस इन्फॉर्मेशन फैला हुआ है, और पब्लिक वो पढ़ पढ़ के ज्यादा डर जाता है और सीधा सर्जरी के लिए भागते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है सर्जरी के लिए जाने के लिए, जब जरूरत रहे तब। बट अगर आप बिना सर्जरी के, बिना शरीर को काटे खुद को ठीक कर सके, तो क्यों ना उसको थोड़ा सा टाइम दिया जाए। कभी कभी 1 महीने में फर्क आ सकता है, कभी कभी 3 महीने में, कोई कोई पेशेंट्स में 6 महीने में। कितना जल्दी फर्क आएगा वो 2-3 चीजों पे डिपेंडेंट रहता है। पहला, आपको जो होमवर्क दिया जाता है फिजियोथेरेपिस्ट के द्वारा, वो आप घर पे करते हैं कि नहीं करते।
दूसरा, अगर कोई भी व्यायाम करने के समय आपको लगे कि आपका तकलीफ बढ़ रहा है, तो आपको आपके थेरेपिस्ट के साथ बातचीत करके क्लियर करना है कि मुझे ये व्यायाम जम रहा है, ये नहीं जम रहा है। भले ही दर्द की वजह से नहीं जमे, बट आपको वो एक्सरसाइज का फॉर्म में कुछ गड़बड़ लग रहा है, या आपको एक्सरसाइज घर पे करने नहीं हो रहा है, क्लिनिक में हो रहा है, या अगर कोई फिजियोथेरेपिस्ट ने आपको काम पे भी करने के लिए कोई छोटा सा 1 या 2 व्यायाम दिया है, क्योंकि आप बोलते हो कि काम पे रहता हूँ तभी मेरा दुखना बढ़ता है, घर पे इतना दुखना नहीं होता है, तो काम पे करने वाला जो व्यायाम, जो ट्रीटमेंट दिया गया है, अगर वो आपको काम पे करने नहीं जम रहा है किसी भी कारण, तो वो आपको कम्युनिकेट करना, वो आपको बोलना जरूरी है, ताकि फिजियोथेरेपिस्ट को समझ में आए कि आपको ये तकलीफ है, और फिर वो उसके हिसाब से, आपके हिसाब से उसको चेंज करके दे सकते हैं। तीसरा, अगर आपका ट्रीटमेंट बैलेंस नहीं कर रहा है, आपका बिगाड़ने वाला फैक्टर को, जो भी चीज आपको बिगाड़ रहा है उसको बैलेंस करना चाहिए ना, करेक्शन, अगर वो कर नहीं पा रहा है बिकॉज आपका काम काज ज्यादा तकलीफ दे रहा है और आप उतना इनफ होमवर्क नहीं कर रहे हैं ट्रीटमेंट का, तो वापस आपका रिकवरी डिले होएगा, 1 महीने की जगह 2 महीना लगेगा, 2 की जगह 3 महीना। तो कोशिश कीजिए ये सब चीजों पे कंट्रोल लाने, क्योंकि आप जितना ये सब चीजों पे ध्यान देके करेंगे, आपका और हमारा रिजल्ट जल्दी आएगा। ठीक है। अब कोई भी व्यायाम करते समय या कोई भी दिन भर का काम काज करते समय, अगर आपका तकलीफ 100% में सपोज स्टार्टिंग में ही 50% है, और करते 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 वो 50 से 60, 60 से 70% होने लगे, उसका मतलब शरीर क्या सिग्नल दे रहा है आपको? रेड सिग्नल दे रहा है कि बाबा रुक जाओ, ये आपको तकलीफ बढ़ा रहा है। तो वो आपने आइडेंटिफाई कर लिया, समझ के ले लिया कि ये तकलीफ बिगाड़ने वाला काम है। अब आपको क्या करना है? उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना है, उसको थोड़ा सा बदलना है। अगर आप कंटिन्यूसली किचन में खड़े रह के काम कर रहे हैं और 15 मिनट काम करने में तकलीफ हो रहा है, तो एक स्टूल रख दीजिएगा बाजू में, जो जहाँ पे आप 1 मिनट के लिए ब्रेक ले सके। आर्थराइटिस का पेन, कोई भी आर्थराइटिस का पेन ज्यादा करके तब बढ़ता है जब आप ब्रेक्स नहीं लेते। काफी लोगों में वो आदत रहता है कि जो काम शुरू किया है वो खत्म करने के बाद ही बैठना, तो उसमें वो जोड़ों को बराबर से जितना रिकवरी के लिए टाइम चाहिए रहता है वो नहीं मिलता, वो प्रेशर बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, और स्ट्रेस उस पर बढ़ते जाता है। तो अगर आप वो 20-30 सेकंड का भी ब्रेक देंगे वो पोस्चर से, आप वो पैर पे खड़े, नॉर्मली हम जब खड़े रहते हैं एक पैर पे ज्यादा वजन देके खड़े रहने का आदत रहता है, तो उसके जगह पे वजन दूसरे पैर पे डाल दो, खड़े हो तो 30 सेकंड के लिए बाजू में स्टूल लेके बैठ जाइएगा। स्टूल रखने का जगह नहीं है घर पे, पीछे दीवार को टेक के खड़े हो जाओ। जब आप टेक के भी खड़े हो जाएंगे, वजन दोनों पैरों में से थोड़ा सा हल्का सा रेडी कम हो जाएगा, तो फिर वापस काम पे चलिए। ठीक है। सो ब्रेक्स देना बहुत जरूरी है। जितना ज्यादा ब्रेक्स दोगे, अभी मैं 15 मिनट का ब्रेक नहीं बोल रहा हूँ आपको हर 15 मिनट के काम के लिए, लेकिन 30 सेकंड का भी अगर आपने ब्रेक दिया, आपका बाकी का 15 मिनट बेहतर जाएगा। और जब दर्द कम होगा, काम ऑटोमेटिकली तेजी से ही होगा, दर्द के बारे, वरना काम का भी स्पीड कम होने लगता है। सो आपने आइडेंटिफाई किया कि आपका रेड सिग्नल ये काम से आ रहा है, तो वो वाला चीज को आपको मॉनिटर करना है। अगर वो चीज को हल्का फुल्का बदलाव लाके भी फर्क नहीं है, तो आप आपके फिजियोथेरेपिस्ट को जाके बोलेंगे कि ये तकलीफ हो रहा है, इसमें मैं जो भी कोशिश कर रहा हूँ उससे फर्क नहीं है। तो फिजियोथेरेपिस्ट का काम है आपको वो काम सुधारने के लिए कौन सा व्यायाम करवाना है। अब काफी लोग घबरा जाते हैं कि ऑलरेडी मैं दिन भर काम करता हूँ और मेरा पेन बढ़ता है, तो मैं फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाऊंगा, वो और एक्सरसाइज देंगे और व्यायाम देंगे, उसके लिए मेरे पास ना ही एनर्जी रहता है ना ही मेरे पास टाइम है। तो आपके फिजियोथेरेपिस्ट आपको 1 या 2 व्यायाम ही बताएंगे जो आपको पेन में करना है। स्ट्रेनिंग के लिए अलग से 10-20 व्यायाम वो बताएंगे, जो दिन में एक बार किया, 2 दिन में एक बार किया, आधा एक्सरसाइज आज किया, आधा एक्सरसाइज सुबह किया, वो अलग है। वो आपका लॉन्ग टर्म आगे का इम्प्रूवमेंट के लिए है, जो आपको हर दिन करना है थोड़ा थोड़ा। लेकिन जब पेन आए, तब वो दुखावे में क्या करना है, वो एक व्यायाम कौन सा है या 2 व्यायाम कौन सा है, वो एक व्यायाम करने को आपको 20 सेकंड भी नहीं लगेगा। अगर 10 रेपिटेशन करना है, 10 बारी करना है, तो उसको 20 सेकंड लगता है। एक रेपिटेशन को 2 सेकंड पकड़े, फिर आपने 20 सेकंड का ब्रेक लिया और फिर एक और सेट किया 20 सेकंड का। कितना टाइम हुआ? 20 सेकंड एक्सरसाइज, 20 सेकंड ब्रेक, 20 सेकंड दूसरा सेट एक्सरसाइज में, 1 मिनट हुआ। अब 1 मिनट आप हर 2-3 घंटे में भी निकाल सकते हैं, उतना टाइम तो आप फोन देखने में ही लगाते हैं।
है कि नहीं, उससे ज्यादा टाइम। ब्रशिंग करना भी तो एक एक्सरसाइज ही है, हम क्या नहीं करते वो, है कि नहीं। खाना खाना भी एक एक्सरसाइज ही है। एनी मूवमेंट, कोई भी मूवमेंट एक एक्सरसाइज है। तो हमें एक्सरसाइज से आलस नहीं करना है। अगर आपका वो पेन किलर एक्सरसाइज है तो वो करेंगे, पेन में करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली राहत मिलेगी। भले ही जीरो नहीं हो जाएगा पेन, लेकिन थोड़ा सहन तो कर सके उतना तो आप मैनेज कर पाओगे पेन को रेड्यूस करने। तो कोई कोई व्यायाम, कोई कोई एक्टिविटी, कोई कोई दिन भर का काम आपको रेड सिग्नल देगा, किसी किसी में करते समय दुखावा सेम ही रहेगा, मतलब येलो सिग्नल है, मतलब आप सावधानी से आगे बढ़ सकते हो वो करते करते। और कोई कोई काम रहेगा जो करने से आपका दर्द कम होगा, जो ऑलरेडी दर्द है वो कम होगा, वो ग्रीन सिग्नल होगा। तो आपको ये ध्यान देना है कि कौन सा काम या कौन सा व्यायाम आपका तकलीफ रेड दे रहा है सिग्नल, येलो दे रहा है या ग्रीन सिग्नल दे रहा है। जो ग्रीन दे रहा है वो और कर सकते हैं। फुकट का डर लगा के बैठना जरूरी नहीं। काफी लोगों को लगता है कि मुझे घुटने में दर्द है, चलना नहीं चाहिए, पैर को क्रॉस करके बैठना नहीं चाहिए। इवन इफ अगर उनको दर्द नहीं है तो भी काफी सारे डॉक्टर बोलते हैं कि बंद कर दो ऐसा बैठना, इंडियन टॉयलेट वापरना बंद कर दो। अगर वो करते समय तकलीफ बढ़ रहा है और आपने बंद किया, मतलब बंद करें। लेकिन आपको वापस वो सब करने आना चाहिए, वही एक फिजियोथेरेपिस्ट का काम है। बहुत कम केसेस में हमें बोलना पड़ता है कि ये शायद आप नहीं कर पाओगे, लेकिन कोशिश हमें जरूरी है करना, क्योंकि काफी टाइम वो पूरा का पूरा रिवर्स होके आप बेटर हो सकते हो। जो आज नहीं कर पा रहे हो वो 2 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में कर पाओगे। वही एक फिजियोथेरेपिस्ट, हम लोग का काम है रिहैबिलिटेट करना, जो चीज नहीं कर पा रहे थे आपको वो लेवल पे लेके जाना। जब तक आप सिग्नल सुने आपके शरीर का, आप खुद को भले ही दर्द पहुंचाओगे थोड़ा सा, लेकिन उसको हार्म नहीं करोगे। I got a question. The question is other systems get affected during arthritis other than the musculoskeletal system. So क्योंकि arthritis systemic भी हो सकता है, दूसरे systems का भी हो सकता है, तब आपको ओवरऑल फिटनेस तो बढ़ाना जरूरी है ही। जैसे डॉक्टर गौरव ने बोला था कि कोई भी टाइप का फिटनेस कर सकते हैं आप, योगा कर सकते हैं आप, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं आप, स्विमिंग पूल में जाके वहां पे एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। लेकिन जब सिस्टमिक रहे, आपको एक होलिस्टिक अप्रोच हम बोलते हैं कि दूसरे डॉक्टर्स का भी इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है। हमें एक टीम की तरह काम करना है आपका रिजल्ट में। वहां पे दवाइयों की गरज पड़ सकती है, क्योंकि अगर वो केमिकल डिसऑर्डर है तो उसमें सिर्फ मैकेनिक्स को करेक्ट करके फायदा नहीं है। मैकेनिक्स को करेक्ट करना मतलब, सपोज ये जोड़ों का तकलीफ, ये एक हड्डी है और ये नीचे का हड्डी है, तो जब ये बराबर से नहीं घूम पाता, कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है इसके हालचाली में, कुछ तो बीच में इसका घसारा हो गया है, तो हमें क्या करना है, हमें उसको इम्प्रूव करना है धीरे धीरे, ताकि ये मूवमेंट खोल सके। लेकिन कभी कभी जब वो केमिकल प्रॉब्लम रहता है, हम नो मैटर व्हाट हम लोग कोई भी व्यायाम दे, उसका फर्क नहीं आएगा। और कभी कभी दर्द इतना रहता है कि हमें वो करेक्टिव व्यायाम देने को भी नहीं देता है, तभी हमें दवाई वगैरह लेके उसे कम करके फिर हमारा एक्सरसाइज करना पड़ता है। काफी टाइम फिजियोथेरेपी के इलेक्ट्रोथेरेपी वाले मशीन से और दूसरे इक्विपमेंट से हम पेन को कम कर सकते हैं, कभी कभी नहीं कर सकते। तो जब नहीं कर पाए, आपके फिजियोथेरेपिस्ट भी बोलेंगे कि आपको जाना जरूरी है, और जो भी डॉक्टर आपका मेडिकेशन हैंडल कर रहे हैं उनसे बात करके मेडिसिन में अगर चेंज लाना है वो चेंज लाके फिर एज अ टीम आपका पेन रिड्यूस करना कोशिश करना। और कोई क्वेश्चंस फिलहाल? आई होप पद्मजा जी मैंने आपका क्वेश्चन आंसर किया। ठीक है, कमिंग बैक, काफी टाइम जब रूमेटॉइड आर्थराइटिस वगैरह वगैरह अलग अलग टाइप के रहते हैं, जहाँ पे जो हाथों के पैरों के छोटे छोटे जॉइंट्स है वो इफेक्ट होते हैं, तभी हमें असिस्टिव डिवाइसेस बोलते हैं, या थोड़े अलग चीज़ों का वापर करना पड़ता है जहाँ पे आपका काम करना थोड़ा इजी हो जाए। जैसे जिनको ज़्यादा सिवियर पेन रहता है उंगलियों में, वो एक बॉटल का ढक्कन नहीं खोल पाते, छोटा छोटा फाइन मूवमेंट्स नहीं कर पाते, तो बॉटल का ढक्कन खोलने के लिए फॉर एग्जांपल एक ग्रिपर आता है, वो ग्रिपर से आपका पोजिशनिंग थोड़ा अलग हो जाता है और इजी पड़ जाता है। जूता पहनने को तकलीफ होता है, झुकने को तकलीफ होता है, तो रीचर्स आते हैं।
अलग अलग टाइप के पैर को सपोर्ट देने के लिए स्प्लिंट्स आते हैं, उंगलियों को सपोर्ट देने के लिए स्प्लिंट्स आते हैं। अगर आपका बैलेंस ज्यादा गया है तो आपको क्रचेस पे जाना है कि वॉकर पे जाना है कि नॉर्मल केन पे जाना है, ये सब गाइड आपको आपके फिजियोथेरेपिस्ट कर सकते हैं और ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट कर सकते हैं। जब पेन ज्यादा रहता है तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज रहता है कि हम एज अ थेरेपिस्ट पेशेंट को भी एजुकेट करें एक रियलिस्टिक प्रोसेस की कितना टाइम लगने वाला है बिना पेशेंट को डिप्रेशन में भेज के। तो हमें वो एजुकेशन जो है आपके फिजियोथेरेपिस्ट आपको दे सकते हैं, लेकिन वो पहले ही दिन पे नहीं दे पाएंगे। 3-4 सेशन देख देख के कि आपका बॉडी कैसा रिस्पॉन्स दे रहा है व्यायाम से, फिजियोथेरेपी से। इधर आपका फ्रैंक कम्युनिकेशन, जो तकलीफ हो रहा है वो सही सही बोलना, जताना कि ये हेल्प कर रहा है, ये नहीं हेल्प कर रहा है, उससे फिजियोथेरेपिस्ट को भी आइडिया आता है कि आगे अंदाजन इतना टाइम फ्रेम में आपको हेल्प होएगा नहीं होएगा कि और कोई स्पेशलिस्ट के पास आपको भेजना है। एट द सेम टाइम आपके जो परिवार वाले हैं, जो नजदीकी लोग हैं, उनको भी एजुकेट कर सकते हैं एज अ फिजियोथेरेपिस्ट कि आप क्या क्या तकलीफ से गुजर रहे हो और वो आपको घर काम वगैरह में किधर हेल्प कर सकते हैं। कभी कभी आपको ब्रेक लेना पड़ेगा, सब चीज आप नहीं कर पाओ अगर, तो घर पे कोई व्यक्ति रहे जो आपको हेल्प कर पाए ये दो कामों के लिए, वो हम बोलेंगे तो ज्यादा फर्क पड़ता है। पेशेंट खुद जब बोलते हैं कभी कभी फर्क नहीं पड़ता है, जब एक डॉक्टर बोलते हैं तभी थोड़ा सा फर्क पड़ता है। तो कोशिश कर सकते हैं हम आप उस तरीके से हेल्प करना। श्रवणी जी पूछ रहे हैं एनी प्रिकॉशंस टू टेक बिफोर एक्सरसाइज। जब भी आप फिजियो के पास जाएंगे, जैसे मैंने कहा कि वो स्पेसिफिक एक्सरसाइज देंगे आपके कंडीशन के हिसाब से। अगर 2 ऑस्टियोआर्थराइटिस वाले केस आए या 2 रूमेटॉइड आर्थराइटिस वाले केस आए, 2 एसएलई वाले केस आए, दोनों का लिमिट, दोनों को तकलीफ अलग हो सकता है और दोनों का ट्रीटमेंट लाइन भले इन जनरल सेम रहे, बट थोड़ा थोड़ा फाइन ट्यूनिंग जो हम बोलते हैं इनके लिए अलग रहेगा, उनके अलग रहेगा। आप आपके फिजियोथेरेपिस्ट को बोल सकते हैं वीडियो आपके ही फोन में खींच के लेने, आप ही व्यायाम किस तरीके से कर रहे हैं वो, एट द सेम टाइम वो आपको इंस्ट्रक्शन देंगे वीडियो में, तो वो आप फॉलो करके चलेंगे तो कोई तकलीफ नहीं है। एंड प्रिकॉशंस का इसके लिए टेंशन नहीं है क्योंकि वो आपके सामने, आपको उनके सामने वो एक्सरसाइजेस ऑलरेडी करवाया गया है और आपने फीडबैक दिया है कि मुझे ये रेड सिग्नल नहीं दे रहा है। सो फिजियोथेरेपी इन अ वे काफी सेफ है, क्योंकि जैसे डॉक्टर गौरव ने बोला आपको साइड इफेक्ट नहीं है। साइड इफेक्ट तभी नहीं रहेगा अगर आप बराबर से बातचीत करके कम्युनिकेट करें आपके थेरेपिस्ट से कि मुझे इसमें तकलीफ नहीं हो रहा है, मुझे इसमें तकलीफ हो रहा है। क्योंकि उन्होंने बोला आपको कि 10 रिपीटेशन करो और आप पेन इग्नोर करते करते 10 कर रहे हैं क्योंकि डॉक्टर ने बोला 10 काउंट करने, वो नहीं चलेगा। आपको 5वें काउंट में तकलीफ हो रहा है तो आप बोलो। फिजियोथेरेपिस्ट अंतर्यामी नहीं है, वो बैठे बैठे समझ नहीं पाएगा आपको कितना तकलीफ हो रहा है। तो आप जब कम्युनिकेट करेंगे कि मुझे ये जम रहा है, ये नहीं जम रहा है, वो एक ऑल्टरनेटिव ढूंढ के देंगे, वो एक अलग तरीके से सेम इफेक्ट लाने वाला व्यायाम आपको ढूंढ के देंगे। तो जब तक आप इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहे हैं और आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, टेंशन लेने का सवाल नहीं है, बिकॉज वो आपके कंडीशन के हिसाब से, सिर्फ डायग्नोसिस के हिसाब से नहीं, आपके शरीर के कंडीशन के हिसाब से उन्होंने आपको ट्रीटमेंट करके दिया। तो काफी सेफ है फिजियोथेरेपी। ठीक है, गुड गुड क्वेश्चन श्रवण, थैंक यू। कमिंग बैक, नॉर्मली कोई भी कामकाज करते समय ब्रेक्स तो लो ही, लेकिन अगर आप पहले से ही प्लान करके करोगे कि मुझे ये तकलीफ होने वाला है तो मैं ये टाइम पे ये ब्रेक करूंगी या इसको ऐसे करूंगी या इसको वैसे करूंगी। जब आप थोड़ा सा स्ट्रेटेजाइज करके करते हैं, परिवार का हेल्प लेके करते हैं, स्पीड देख के करते हैं, टाइम देख के करते हैं कि मुझे आधे घंटे बैठने में, पूजा पाठ करने में पेन आया था, तो पूजा पाठ का टाइम तो आप कट शॉर्ट नहीं करेंगे, लेकिन इतना समझ के लीजिए कि भगवान हमारे में भी है, मंदिर में तो है ही, सब जगह तो है ही, लेकिन हमारे में भी है, बराबर है। तो अगर आप खुद का शरीर का ख्याल नहीं रखेंगे तो भी आप भगवान को खुश नहीं करेंगे, तो थोड़ा मॉडिफाई करके करेंगे चलता है। एट द सेम टाइम जो लोग हार्ड एकदम योगा एकदम सिंसियरली फॉलो करते आए हैं, मुझे तकलीफ होता है कभी कभी, वो पेशेंट्स को एक्सप्लेन करना कि आपने प्राणायाम इस तरीके से नहीं, थोड़ा अलग तरीके से करके किया चल जाएगा। जब वो बोलते हैं कि नहीं ये इस तरीके से ही करना चाहिए बेस्ट इफेक्ट है, अभी यहाँ पे फिर दूसरे डॉक्टर्स आपको बोलेंगे बंद कर दो योगा,
उसका ऑल्टरनेटिव क्या है? करो, लेकिन थोड़ा मॉडिफिकेशन के साथ करो। सम बेनिफिट बेटर देन नो बेनिफिट एट ऑल। तो क्या आप जिमिंग कर सकते हैं? क्या आप स्विमिंग कर सकते हैं? क्या आप कोई स्पोर्ट खेल सकते हैं? जो चीज आपको तकलीफ नहीं दे रहा है आप कर सकते हैं, जो तकलीफ दे रहा है मॉडिफाई करके कर सकते हैं। मॉडिफिकेशन से भी पेन आया तो आपके फिजियोथेरेपिस्ट आपको गाइड करेंगे। अगर 10 चीज आपको आज तकलीफ दे रहा है, 5 चीज शायद जल्दी सुधरेगा, 5 चीज में से 2-3 चीज 1-2 महीने बाद सुधरेगा, शायद एक आधा चीज रह जाएगा जो आपको सुधरने को 3 से 6 महीना लग सकता है। कम्युनिकेशन इज द की। एनी अदर क्वेश्चंस? ठीक है। पेन, रेंज ऑफ मोशन, पोस्चर, डॉक्टर गौरव आपने सब चीज इतने मस्त कवर किया है आपने कि मेरे लिए कवर करना काफी कम चीज रह गया है अभी। वेट मैनेजमेंट, आपका न्यूट्रिशनिस्ट जो है वो आपको हेल्प करेंगे। न्यूट्रिशन फॉलो करना, प्रॉब्लम ये होता है कि कभी कभी इतना स्ट्रिक्ट डाइट दिया जाता है कि किसी से नहीं होता। मैंने भी ट्राई किया, मेरे से भी नहीं होता। क्या करना है? जो जमता है वो करना है, जो नहीं जमता है वो न्यूट्रिशनिस्ट से बातचीत करके उसको मॉडिफाई करना है। अभी हमारे लिए सेपरेट खाना घर में बनना कभी कभी मुश्किल हो जाता है, तो घर वालों के लिए सेम बनने वाला है, लेकिन सुबह क्या बनना चाहिए, दोपहर को क्या बनना चाहिए, शाम को क्या बनना चाहिए, जिससे आपका तकलीफ ज्यादा नहीं पड़े, वो आपको न्यूट्रिशनिस्ट को बोलते हुए उसमें चेंजेस लेके आए। ठीक है, अब न्यूट्रिशन हेल्प करेगा। एक्सरसाइज आपको जो फिटनेस के लिए करना है, वो आप योगा करना चाहते हैं, बिसाइड्स आपका पेन के लिए जो एक्सरसाइज है वो आपके फिजियोथेरेपिस्ट आपको गाइड करेंगे। वो फिटनेस के लिए एक्सरसाइजेस है, आपको स्विमिंग करना है, आपको साइकिलिंग करना है, ये दोनों चीज में वेट बेरिंग, वजन जॉइंट्स में कम गिरता है, तो ये दोनों आइडियली सबसे बेस्ट एक्सरसाइजेस है कोई भी आर्थराइटिस केसेस के लिए। लेकिन उसमें भी किसी किसी को तकलीफ आता है, तो क्या करना है? वॉकिंग करेंगे 10-20 मिनट तो भी चलेगा कि कुछ तो मूवमेंट होगा, लेकिन उसमें सब जोड़ों का एंड रेंजेस, जोड़ों का फुल मोबिलिटी नहीं मिलता। तो हमें क्या करना है? कोई ना कोई दूसरा एक्टिविटी, योगा, डांस, जिमिंग, जो आपको पसंद है, जिसमें मूड होए कि हाँ मैं जाके करूँ। भले ही हफ्ते में 3 दिन जाओ, 5 दिन नहीं हो पाए, 7 दिन में से 3 दिन आधा आधा घंटा खुद के लिए निकाल सकते हैं। कितने भी बिजी रहो, कितना भी काम का स्ट्रेस रहे, कितना भी घर का स्ट्रेस रहे, आधा घंटा 3 दिन बहुत हो गया। कर पाए 5 दिन, बहुत बढ़िया। सातों का सातों दिन कर पाए तो फिर मजा ही मजा। जिंदगी भर करेंगे अगर, बीच में 10-15 दिन गैप हो गया कि जब छुट्टी के लिए गए, वो अलग बात है। तो जिंदगी भर अगर आप आपको फिट रखेंगे, आपके जोड़ों को मोबिलिटी देंगे, तो उसका लुब्रिकेशन ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होगा। अपना ह्यूमन बॉडी बना है हालचाली के लिए, आराम के लिए नहीं। आराम करो आपके हिसाब से, लेकिन अगर आप उसको मोबिलिटी नहीं देंगे तो वो जॉइंट्स का फंक्शन इम्प्रूव नहीं होगा। लास्टली, स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी टाइप का पेन के लिए। हमें आजकल का ये माहौल हो गया है कि जितना कम सो पाए, पब्लिक उसको शो ऑफ करता है कि मैं 4 घंटा सो के पूरा दिन मस्त रहता हूँ, ज्यादा दिन कॉफी पी पी के निकालता हूँ। वो सब करने का जरूरत नहीं है। हमारे शरीर को रिकवर होने के लिए 6 से 8 घंटे की नींद जरूरी है। अगर आप हर दिन 6 घंटे का नींद मिनिमम कर पाए, पानी का मात्रा बराबर करे, सॉल्ट बराबर ले और एक्सरसाइजेस करे, आपका काफी सारा पेन कंट्रोल में रह सकता है। बट न्यूट्रिशन प्लेज अ वेरी वाइटल रोल फॉर एनी आर्थराइटिस। कोई भी आर्थराइटिस रहे, न्यूट्रिशन, स्लीप, हाइड्रेशन, पानी का मात्रा एंड फिजिकल एक्सरसाइज स्पेसिफिक टू आपका जो कंडीशन है उसके हिसाब से, ये 4 चीज पे ध्यान दीजिए और आपका जो लाइफ अभी फिलहाल गुजर रहा है, अगर आप पेन में हो, तो काफी मैनेजेबल हो सकता है। इनफैक्ट डॉक्टर गौरव ने बोला एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। मेरे एक स्पोर्ट्स प्लेयर थे जो अल्ट्रा मैराथन भागे एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के बावजूद, पेन के बावजूद। काफी सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो नी रिप्लेसमेंट के लिए जाना चाहते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से। उन लोग आज 50-50 या 60-60 किलोमीटर, 100-100 किलोमीटर साइकिलिंग कर रहे हैं। सो स्काई इज द लिमिट अगर आप खुद का बॉडी का सिग्नल सुने एंड बराबर कम्युनिकेशन रख के आपका खुद का रिहैबिलिटेशन प्रोसेस में एफर्ट डालते जाए। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।
Looking forward for any questions that you may have for us. I hope I didn't take too much of time. I think we have run out of time now. Dr. Sheetal, over to you to take the question answer session. धन्यवाद मैडम. गुड इवनिंग सर. सर गौरव सर, आपके लिए प्रेक्षकों से ये सवाल है कि ये गठिया कौन से शरीर के हिस्से में पहले दिखती है? अगर मैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस की बात कर रहा हूँ तो ये छोटे जो हाथ उंगलियों के जोड़ हैं उसमें ज्यादा दिखेगा, पैरों की उंगलियां, हाथ की उंगलियों के जोड़ों में दिखेगा और इसका प्रेजेंटेशन दोनों हाथों में एक साथ होना चाहिए, 2 से ज्यादा जोड़ों में होना चाहिए, सूजन होना चाहिए. तो हाथों के जोड़ों में ज्यादा बेसिकली आपको दिखे, छोटे जॉइंट्स जो है छोटे जोड़ों में ज्यादा दिखता है. अभिषेक सर, आपका क्या राय है इस पे? अगर आपका फैमिली हिस्ट्री है, किसी को रहा है कभी, तो आपको डेफिनेटली एक टाइम चेकअप करवा लेना चाहिए. और एक आपके फैमिली फिजिशियन को एक लूप पे रखने का. आपको कोई भी तकलीफ आए अगर 3 दिन, क्या लगता है पेशेंट्स को, लगता है कि ये नॉर्मल तकलीफ है, हर दिन का काम काज की वजह से आया रहेगा. 3 दिन पे लगाया ठीक है समझो, लेकिन 3 दिन से ज्यादा अगर वो बार बार परसिस्ट करते जाए, बार बार शक्ल दिखाते जाए, तो पेन जो है ना वो अपना दोस्त है. वो हमें बता रहा है कि कुछ तो तकलीफ है. ओके, भले ही हमें वो दोस्त का सलाह पसंद नहीं आए, लेकिन वो हमें बता रहा है कि कुछ तो तकलीफ है, तो उसको इग्नोर मत कीजिए. 3 दिन से ज्यादा रहा मतलब कुछ तो गड़बड़ है, अंदर पल रहा है. वो कोई भी इंजरी रहे या आपका फ्लेयर अप रहे एक रूमेटॉइड आर्थराइटिस का एपिसोड का, तो आपको क्या करना है, फैमिली फिजिशियन को पहले जाके बताइए. अगर वो सस्पेक्ट करेंगे तो आपको डेफिनेटली टेस्टिंग के लिए भेजेंगे. टेस्ट में अगर कुछ आया तो आपको रूमेटोलॉजिस्ट के पास जाना है. फिर वो 3 महीने में एक बार बुलाएंगे, जो भी बुलाएंगे उसके हिसाब से करना है. लेकिन डाइट का भी कंसल्टेशन, अनफॉर्चुनेटली इन इंडिया प्रॉब्लम यह है कि डाइट पे एम्फोसिस नहीं दिया जाता है. तो जब आप रूमेटोलॉजिस्ट के पास जाएं तो एक मेडिकल न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाना जरूरी है. अगर आपके आसपास नहीं रहे तो कोई भी एक रजिस्टर्ड डाइटिशियन के पास जाना जरूरी है, जो आपका मेडिकल पूरा फाइल देखेंगे, आपका रिपोर्ट्स देखेंगे, उसके हिसाब से आपको डाइट चार्ट करके देंगे. वो फॉलो करेंगे तो धीरे धीरे मेडिसिन का भी डिपेंडेंस कम हो जाएगा, क्योंकि नेचुरली हमारा शरीर वही रिएक्शन दे रहा है जो आप अंदर डाल रहे हो उसका. तो हमें क्या करना है, धीरे 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 नेचुरली जितना हो सके करना है. जो नहीं हो सकता है उसके लिए हमें मेडिसिन का डिपेंडेंस रहना पड़ता है, कभी कभी लाइफ लॉन्ग, बट इट इज ओके. आप नॉर्मल लाइफ, ऑलमोस्ट नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं, और फंक्शनली नॉर्मल जितना होता है उतना आपके फिजियोथेरेपिस्ट आपको डेफिनेटली हेल्प कर पाएंगे. थैंक यू वेरी मच सर. थैंक यू गौरव सर. दूसरा सवाल है गौरव सर आपके लिए, गठिया के लक्षण दिखने के बाद तुरंत भौतिक उपचार कर सकते हैं क्या? हाँ, जैसे सर ने भी अभी अभिषेक सर ने बोला कि आप 3 दिन से ज्यादा अगर आपको कुछ भी तकलीफ है तो आपको तुरंत फिजियोथेरेपिस्ट से मिलना चाहिए. आप डॉक्टर की सलाह भी ले सकते हैं. डॉक्टर अभिषेक ने भी बताया, आप डॉक्टर की जो आपके फैमिली फिजिशियन है उनको आप साथ में रखिए, प्लस फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह जरूर लीजिए, उससे भी उपचार संभव है. वो भी आपको गाइड कर सकते हैं. अगर आपको नियर बाय क्लिनिक है, फिजियोथेरेपी सेंटर है, तो आप फिजियोथेरेपिस्ट से मिलेंगे तो वो भी आपको गाइड करेंगे. मान लो किसी का फैमिली फिजिशियन नहीं है बट आपके पास आया, तो या फिजियोथेरेपिस्ट के पास गया नियर बाय सेंटर में, तो गाइड करना चाहिए या करते भी हैं. उचित सलाह मार्गदर्शन जरूरी है. धन्यवाद सर. अभिषेक सर आपके लिए सवाल है प्रेक्षकों का कि गठिया की वजह से निजी जीवन शैली में क्या बदलाव लाने चाहिए? थोड़ा एक्टिव लाइफ रहने का है जरूरत. एक्टिव लाइफ मतलब काम काज वाला ही लाइफ नहीं. हमें थोड़ा सा फुर्सत निकाल के खुद का, जैसे मैंने कहा, हर एक पुर्जा, हर एक जॉइंट का मूवमेंट जो अवेलेबल रेंज रहता है. अभी मेरा फ्लेक्सिबिलिटी ये इतना ही जाता है, लेकिन कोई रहेगा जिसका ये पूरा जाता है, बराबर है. तो सबका अपना अपना एक लिमिट होता है.
तो आपको हर जोड़ को जितना होता है उतना एंड तक लेके जाना जरूरी है, प्यार से, झटके से कुछ नहीं करना। जो सुधारने वाला मूवमेंट रहेगा वो भी आप झटके से करेंगे तो वो तकलीफ दे सकता है। तो स्मूथली आपको लेके जाना है स्टार्ट से लेके एंड तक शरीर का हर एक पुर्जे को। और पानी, नींद, खाना टाइम टू टाइम जितना हो सके उतना। एंड स्ट्रेस के लिए, स्ट्रेस आजकल सबको है, कोई है नहीं जिसको स्ट्रेस नहीं है। वो परिवार का स्ट्रेस रहे, वो काम का रहे, वो पर्सनल रहे, कुछ भी रहे। तो कोशिश करिए कि जितना होता है आप आपका उसको बोलते हैं कोपिंग स्ट्रेटजीज, कि आप आपके स्ट्रेस से, अभी अगर मुझे स्ट्रेस से दूर रहना है या स्ट्रेस को हैंडल करना है, मैं निकल जाऊंगा साइकिलिंग के लिए। दूसरा कोई रहेगा जो म्यूजिक सुनेगा। अभी म्यूजिक सुनते समय आप और स्ट्रेस वाला, कोई दुखी है और वो और दुखी गाने अरिजीत के सुनते गए सुनते गए सुनते गए, तो कैसे सुधरने वाले, तो और डिप्रेशन में जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको आपका माइंड फ्रेम चेंज करने के लिए आपको आपका कोपिंग स्ट्रैटेजी ढूंढना है, जिसमें आपको हेल्प होए वो स्ट्रेस को रिलीव करने, ना ही वो स्ट्रेस को और फ्यूल डालने और बढ़ावा देने। ठीक है, सो स्ट्रेस पे ध्यान दीजिए, न्यूट्रिशन पे ध्यान दीजिए, स्लीप पे ध्यान दीजिए। मैं हाइड्रेशन और न्यूट्रिशन दोनों अलग बोलता हूँ क्योंकि दोनों अलग है। और फिजिकल फिटनेस पे ध्यान दीजिए, स्लीप पे ध्यान दीजिए, वो सब हेल्प करेगा, कोई भी आर्थराइटिस रहे, कोई भी पेन रहे। थैंक यू। धन्यवाद सर। सर अगला सवाल है कि मेरे घर में सबको गठिया है, तो गठिया ना होने के लिए पहले से क्या कर सकते हैं? नियमित, हाँ, अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में गठिया है तो आप फैमिली फिजिशियन से या रिमेटोलॉजिस्ट से आप जांच करवा सकते हैं। जो नॉर्मल मेडिकेशंस वो देते हैं, उनकी सलाह से आप ले सकते हैं। और एक फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह से आप व्यायाम, निरंतर व्यायाम करिए, नियमित व्यायाम करिए। उनकी गाइडेंस में जैसा उन्होंने बोला है, व्यायाम करिए, हेल्थ, ओबेसिटी कंट्रोल करिए। यदि आप मोटे हैं या मोटापा बढ़ रहा है तो वो कंट्रोल करना भी जरूरी है। उससे आर्थराइटिस का प्रोग्रेशन, अगर नहीं करेंगे तो आर्थराइटिस का प्रोग्रेशन बढ़ेगा। अभी घुटने में आपको दर्द है और आप हाई इम्पैक्ट एक्टिविटी करने जा रहे हैं तो वो भी अवॉइड करना है। जैसे डॉक्टर अभिषेक ने बोला कि साइकिलिंग, स्विमिंग, इसमें घुटने पे कम फोर्स आता है, स्ट्रेस आता है, तो वो अच्छे व्यायाम है, वो कर सकते हैं। बट वेट मैनेजमेंट, डाइट, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है, तो ये कर सकते हैं। और अपना नियमित जांच कराते रहें। कुछ भी तकलीफ हो अपने फिजियोथेरेपिस्ट या नजदीकी डॉक्टर फिजियोथेरेपिस्ट से आप संपर्क करें, वो आपकी मदद जरूर करेंगे। थैंक यू। धन्यवाद गौरव भटनागर सर। सर आप, अभिजीत सर आपका क्या राय है इस पे? ओके, सो मेरी जो मम्मा है उन्हें एसएलई है, सिस्टमिक ल्यूकोसेरेटिक एसिड। तो मैंने मेरा जांच कराया कि मुझे भी आएगा, लेकिन फिलहाल तक तो नहीं आया है लकीली। तो जरूरी नहीं है, अगर फैमिली में किसी को है तो आगे उनकी पीढ़ी को आएगी, लेकिन आ भी सकता है। जब ऑलरेडी है तो अभी क्या करना है, लाइफस्टाइल चेंजेस लाना जरूरी है। एंड जैसे डॉक्टर गौरव ने बोला, वेट मैनेजमेंट, अगर वेट इज द प्रॉब्लम। तीसरी बात, घबराना नहीं है, सब लोगों को है। जैसे काफी टाइम ऐसे होता है कि परिवार में सब लोगों को एक कार्डियक हिस्ट्री रहता है कि हाँ हार्ट अटैक सबको है, मतलब होने का चांसेस है। इसको भी हुआ था, भाई को भी हुआ था, पापा को भी हुआ था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उसका मतलब ये नहीं कि आपको अटैक आने ही वाला है, फिर आप वो घबरा के रहेंगे तो नहीं आने वाला रहेगा तो भी आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको बहुत सिंपल सा चीज करना है, आपको चेंजेस अपने में लाना है, भले ही परिवार वाले लाए या ना लाए। आप उनको बोल सकते हैं, लेकिन सबका अपना अपना रहता है। अभी ऐसे फैमिलीज में काफी टाइम ऐसा होता है कि एक को ज्यादा तकलीफ रहेगा, दूसरे लोगों को नहीं रहेगा, महीनों तक नहीं रहेगा। तो क्या चेंजेस उन्होंने लाया है अपने लाइफ में, वो अगर परिवार वाले सीख के थोड़ा कर सके, जितना आप बता सकते हो तो उसमें चेंजेस आ सकता है। बट हर एक व्यक्ति का दिन भर का कामकाज अलग है, स्ट्रेसेस अलग है, तो उनका बॉडी का रिस्पॉन्स अलग रहने का चांसेस ज्यादा है।
So it is okay. You can live a normal life despite having थोड़ा सा modified रहेगा दूसरे लोगों के comparison में, थोड़ा तकलीफ आपको ज्यादा रहेगा, बट आप फिर भी एक नॉर्मल जीवन जी सकते हैं आर्थराइटिस का डायग्नोसिस के बाद। मेरी माता जी ऑलमोस्ट अभी 80 इयर्स की है, 31 साल पहले उनका डायग्नोस हुआ था, तो इतने साल में रेगुलर जी रहे हैं। थोड़ा तकलीफ रहता है, ग्रिप पेट में तकलीफ रहता है, लेकिन वो मॉडिफाई करके हम लोग नॉर्मल निकाल रहे हैं। जो भी आपका फंक्शनल हैंडीकैप हम लोग बोलते हैं लिमिटेशन, जो भी आपका डे टू डे काम काज अफेक्टेड है, आपके फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाके बताइए। अगर आपके फैमिली में 4 लोग हैं, चारों जन का अलग अलग काम अफेक्टेड रहेगा, तो चारों जन के लिए कौन सा काम में क्या व्यायाम करना ज्यादा फोकस करना है वो फिजियोथेरेपिस्ट बताएगा। अगर आपके पिताजी का बैलेंस जा रहा है तो उसके लिए क्या करना है वो फिजियोथेरेपिस्ट बताएगा। माता जी का ग्रिप जा रहा है तो उसके लिए क्या करना है वो फिजियोथेरेपिस्ट बताएगा। तो हर एक जन के लिए क्या करना है वो आपका फिजियोथेरेपिस्ट बराबर गाइड करेगा। जस्ट बिकॉज आपका आर्थराइटिस सेम है, सब लोग के लिए सेम एक्सरसाइज देना जरूरी नहीं है, सबके लिए अलग अलग जाएगा। अब मेरा कैपेसिटी अलग रहेगा, मेरे माता जी का कैपेसिटी अलग रहेगा। मैं 10 काउंट कर पाऊंगा, मेरी माता जी शायद 15 कर पाए, तो कोई चीज में वो मेरे से बेटर रहेंगे। तो हमें अपने हिसाब से जो भी बना के देंगे आपका फिजियोथेरेपिस्ट आपको गाइड करेगा। ठीक है, थैंक यू। धन्यवाद सर। For further session, now I hand over to Dr. Neha Singh ma'am. Ma'am, please. थैंक यू शीतल मैम। सर कुछ क्वेश्चंस ये भी आए हैं ऑनलाइन कि हमें कब फिजियोथेरेपिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए, जब भी हमें आर्थराइटिस डायग्नोस होता है या कभी कुछ तकलीफें ऐसी होती है कि पेन होता है बट ओवरऑल बॉडी पेन भी है, तो पेशेंट ये कैसे समझे कि उसे कौन से डॉक्टर को अप्रोच करना है। अभिषेक सर आप बताएं, गौरव सर आप यूज कराएंगे। पेन जैसे मैंने कहा दोस्त है, तो उसका सुनना है। और जब कोई तकलीफ रहता है, सपोज आपको जुलाब हो गया, तो आप डॉक्टर के पास कब जाएंगे? जुलाब खत्म होने के बाद जाएंगे कि जुलाब चालू है तब जाएंगे? सर्दी जुकाम हो गया, आप 2 दिन खुद का ट्रीटमेंट करने का ट्राई करेंगे, लेकिन उसके बाद तो डॉक्टर के पास जाके दवाई लेंगे। वैसे ही आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास डे 1 से जा सकते हैं, पहले दिन से जा सकते हैं। जब तकलीफ बड़ा है तभी तो जाना ही है फिजियोथेरेपिस्ट के पास। अगर फिजियोथेरेपी का कोई व्यायाम करते समय आपको लग रहा है नहीं मैंने घर पे किया, मेरा दुखना बहुत बढ़ गया, करते समय बढ़ा कि 1 घंटे बाद बढ़ा, आज शाम को किया है कल सुबह उठने के बाद बढ़ा, तो वो सब आपको नोट करके जाना। जैसे मैंने कहा कट होएगा तो खून तभी का तभी आएगा, 1 घंटे बाद नहीं आएगा, अगले दिन सुबह नहीं आएगा। तो अगर कोई व्यायाम की वजह से तकलीफ है तो व्यायाम करते समय आपका तकलीफ बढ़ना चाहिए। अगर करते समय नहीं बढ़ रहा है वो व्यायाम की वजह से नहीं है। हाँ, शायद व्यायाम अगर आपने ज्यादा कर लिया रहे तो शरीर थक गया है और फिर वो सोते समय या आराम करते समय वो सोरनेस बोलते हैं, वो अगले दिन सुबह आया, वो अलग बात है। लेकिन उसका भी इलाज क्या है? वही व्यायाम है, लेकिन शायद आपको फिजियोथेरेपिस्ट बोले कम कीजिएगा। जो अगर 10 काउंट बोला है उसकी जगह वो बोलेंगे 3 काउंट करिए, 5 काउंट करिए। आप 9वें काउंट पे रुक जाओ, आपको 10वां काउंट करने का जरूरत नहीं है कोई भी व्यायाम में। एक ही व्यक्ति का सुनना है, वो कौन है? आप। क्योंकि सबसे बेस्ट डायरेक्टर आपका ट्रीटमेंट का कौन रहने वाला है? आपका खुद का दिमाग। जो आप फील कर रहा है वो फिजियोथेरेपिस्ट फील नहीं कर सकते, कोई भी फील नहीं कर सकते। तो इसीलिए बोलना, बातचीत करना है, स्पेशली जब आपका दुखना बढ़ रहा है, कम्युनिकेट करना जरूरी। थैंक यू। गौरव जी, ओवर टू यू। या थैंक यू डॉक्टर अभिषेक। हाँ, मेरा भी यही मानना है कि फर्स्ट डे से ही आपको फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह लेनी चाहिए। तकलीफ जो भी है वो उसी समय समझ में आएगा, नहीं दिखाएंगे तो हो सकता है तकलीफ बढ़ जाए। और हमारे यहाँ पे ओपीडी में भी कई केस ऐसे आते हैं जो बहुत लेट आते हैं, जिनको डिफॉर्मिटी सेट हो गया होता है, फिक्स फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी आर्थराइटिस में आते हैं, फिर वो बहुत प्रॉब्लम आता है, मतलब मुश्किल होता है। तो आप उचित समय पे ही, या जब भी आपको तकलीफ हो रहा है तभी आप सलाह ले लें, वो आपको प्रॉपर गाइडेंस देंगे। मुझे जो ऐसा लगता है कि नजदीकी फिजियोथेरेपी सेंटर, अगर बहुत दूर है आप नहीं जा पा रहे तो नजदीकी जो भी फिजियोथेरेपी सेंटर है जो रजिस्टर्ड है काउंसिल से और प्रॉपर, कई बार कोई फेक प्रैक्टिसेस भी होता है, तो आप उधर किसी क्वैक के पास ना जाएं। बोन सेटर होते हैं क्वैक नहीं, तो आप अपना प्रॉपर डिग्री या जो भी है फिजियोथेरेपी जो रजिस्टर्ड है उनसे जाके सलाह लें।
तो आपको उचित मार्गदर्शन करेंगे, और कहीं और आप चले गए तो फिर कोई हेल्प नहीं कर सकता आपका। जो नहीं है फिजियोथेरेपिस्ट और आपको फिजियोथेरेपी कर रहा है, तो फिर उसका उपयोग नहीं रहेगा। तो उचित फिजियोथेरेपिस्ट के पास ही जाएँ जो रजिस्टर्ड है, तो आपका मार्गदर्शन प्रॉपर होगा। मेरा ये मानना है, पहले दिन से ही जाना चाहिए। धन्यवाद थैंक यू सर। डॉक्टर। या मैम। धन्यवाद सर। मैं डॉक्टर पल्लवी सॉरी मैम को, यस अच्छा, और ये डिस्क्लेमर है, ये हम लोग खुद का बढ़ावा करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, नहीं, ना ही ये हम कुछ अल्टीरियर मोटिव रख के बोल रहे हैं कि हमें ज्यादा पैसा कमाने मिले। ये हम आपको सही मार्गदर्शन देने के लिए बोल रहे हैं कि डे 1 में जाना चाहिए। ये पूरा टॉक का रीजन ये है कि अवेयरनेस क्रिएट किया जाए पब्लिक में कि फिजियोथेरेपी का रोल कब रहता है। क्या अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर्स, काफी सारे मेडिकल प्रैक्टिशनर्स में भी वो अवेयरनेस नहीं है, और आज भी बाबा आजम जमाने का ट्रीटमेंट दिया जा रहा है कि पेन बढ़े 15 दिन बेड रेस्ट ले लो। 15 दिन बेड रेस्ट ना के मतलब अभी बेड रेस्ट के समय भी आपको फिजियोथेरेपिस्ट डे 1 से लगता है। तो ये बोलना हमें जरूरत है, ये एजुकेशन पब्लिक में जाना जरूरी है कि फिजियोथेरेपिस्ट का रोल डे 1 से है कोई भी इसमें। बिकॉज अगर आपको बेड रेस्ट भी बोला गया है, वो बेड रेस्ट की वजह से भी कॉम्प्लिकेशंस अलग अलग होते हैं। तो वो कॉम्प्लिकेशंस को कैसे अवॉइड किया जाए, वो भी आपका फिजियोथेरेपिस्ट डे 1 से बता सकता है। सो देयर इज नो अल्टीरियर मोटिव इन अस सेइंग कि नहीं आपको डे 1 से जाना। ओके, इट्स प्योर इंफॉर्मेशन दैट वी आर शेयरिंग। थैंक यू नेहा, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग। थैंक यू सर। अब हम आगे बढ़ते हुए मैं डॉक्टर पल्लवी मैम को बुलाना चाहूंगी। मैम हमारी IAPWC जो इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट वुमेन सेल का लातूर जिला का जो ब्रांच है, उसकी वह डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर है। तो मैम वी वेलकम यू। मैम हमारे साथ शुरुआत से रही थी, मैम ने हमें सुना है, सब कुछ कहा है मैम की। अब हम राय लेंगे और मैम हमें वोट ऑफ थैंक्स देंगे। ओवर टू यू मैम। थैंक यू। थैंक यू। धन्यवाद नेहा मैम। मैं डॉक्टर पल्लवी डांगट जादव, मैं लातूर इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपी महिला सेल की समन्वयक हूँ। और हम यहाँ पे डॉक्टर नेहा सिंह, डॉक्टर शीतल गुले, हम टीम वर्क के साथ पिछले 4-5 सालों से लातूर में एक्टिविटीज़ करवा रहे हैं। वो ऐसे हमारे शायद कम से कम लगभग 12 या 15 एक्टिविटीज़ हो चुके हैं अलग अलग स्वरूप में। कैंप्स हो चुके, अवेयरनेस लेक्चर्स हो चुके हैं, वेबिनार्स हो चुके हैं। कोविड के दरमियान भी हम लोगों ने बहुत सारे एक्टिविटीज किए थे, और ये सभी मार्गदर्शन हमें हमारे नेशनल हेड माननीय डॉक्टर संजीव जहां सर, जो IAP इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, माननीय डॉक्टर रुचि वार्ष्णेय मैम, जो IAP महिला सेल की राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और माननीय डॉक्टर पूजा कामड़े मैम जो वेस्ट जोनल हेड है, माननीय डॉक्टर सुवर्णा गणवीर मैम जो महाराष्ट्र IAP महिला सेल की समन्वयक है, उन्हीं के साथ डॉक्टर स्नेहल पटेल, डॉक्टर उत्तरा मोहन मैम, डॉक्टर प्रिया कारंडे मैम, डॉक्टर निराली सांगवी मैम, इनके अंडर, इनके गाइडेंस के अंडर हमने ये सब कार्यक्रम आयोजित किए हैं। आज का भी कार्यक्रम उन्हीं के गाइडेंस के माध्यम से हो रहा है। और ये सभी को पता है कि ये जो कार्यक्रम हमने आज यहाँ पे लिया है, वो हमारे वर्ल्ड राष्ट्रीय जागतिक फिजियोथेरेपी दिन के लिए लिया है, जिसका विषय है अर्थराइटिस, गठरिया। और मुझे लगता है कि सबसे पहला धन्यवाद मैं डॉक्टर गौरव सर और डॉक्टर अभिषेक वंगेरा को करना चाहूंगी। अभिषेक, मैं बहुत सालों के बाद आपको मिल रही हूँ, प्रवरा छोड़ने के बाद शायद मैं आज आपसे मुलाकात हो रही है मेरी ऑनलाइन। थैंक्स टू डॉक्टर नेहा। Yes, thanks डॉक्टर नेहा कि डॉक्टर नेहा ने आपका नाम सजेस्ट किया एंड यू केम इमीडिएटली, आपने हाँ बोला, तुरंत अरेंजमेंट्स हुए। डॉक्टर गौरव सर भी, मैंने भी उनको जस्ट एक बार पूछा, सर ने बोला कि मैडम तुरंत हम करते हैं आपके लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस हमारे यहाँ पे कॉलेज में कॉन्फ्रेंस थी जिसकी वजह से हमारा थोड़ा डिले चल रहा था ये प्रोग्राम, बट डॉक्टर गौरव सर ने भी बहुत उनकी मेहनत की है इसके लिए। एक्चुअली जैसे शुरुआत में हमने बोला गया था कि हिंदी में कार्यक्रम करना बहुत डिफिकल्ट है, हिंदी माध्यम में, तो सर को भी बहुत डिफिकल्टी आई, और सर ने, थैंक यू गौरव सर कि आपने इसके लिए हमारे लिए कल से सर पेन्स लिए सर ने, एंड he worked hard for it. I should appreciate it, and the whole team is appreciating it.
Thank you, मैं ma'am. आप दोनों स्पीकर्स का बहुत ही धन्यवाद करती हूँ और आपने बहुत ही सरल सिंपल माध्यम से इसको अच्छे से हम सब प्रेक्षकों के लिए आप ने इसको एक्सप्लेन किया है और इसके ना ही आपने सिर्फ फिजियोथेरेपी का रोल बताया है इसमें, बल्कि आपने न्यूट्रिशन के बारे में बात की है, क्या डाइट लेना चाहिए, कैसे करना चाहिए, जिसके लिए आपको संपर्क किससे करना चाहिए। उसी के साथ आपने स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में बहुत एम्फसाइज किया, बहुत महत्व दिया इस चीज को। और उसके अलावा आपने अर्गोनॉमिक्स के ऊपर भी आपने बहुत सी चर्चा की है। एक्चुअली ये जो स्ट्रेस मैनेजमेंट और जो अर्गोनॉमिक्स है, ये डे टू डे रूटीन में हम यूज करते हैं और पेशेंट्स को यही जो छोटे छोटे उपाय या टिप्स हम बोल सकते हैं, ये बहुत उपयोगी आते हैं। तो इसके लिए आपने जो समय दिया उसके लिए मैं हम तहे दिल से IAP WC लातूर की टीम और महाराष्ट्र टीम के से आपके धन्यवाद करती हूँ। इसी के साथ मैं हमारे पूरे नेशनल हेड एंड स्टेट हेड्स को भी धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमको ये उपलब्धि करके दी। इसी के साथ हमारे डिजिटल टीम के डॉक्टर केशव मैम भी हमारे से आज जुड़ी हुई है, उनके बिजी स्केड्यूल में से उन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला है, उसी के लिए उनके लिए भी मैं थैंक यू धन्यवाद कहना चाहती हूँ। और आखिरी में मैं अपने श्रोता हो जो हम इतने देर पिछले 1 घंटे से सुन रहे हैं और जो प्रश्न पूछ रहे हैं, उनको भी मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहती हूँ। और मुझे पता है कि ये हमारा आखिरी प्रोग्राम नहीं है, ऐसे कई प्रोग्राम्स हम लोग करते रहेंगे। और डॉक्टर नेहा ने बहुत अच्छे से बताया था कि ये निजी मतलब ये हमारे प्राइवेट